नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकुश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज काफी दिनों बाद मिल रहे हैं और एक नए सब्जेक्ट के साथ मिल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट। हाँ, इग्नोर ही किया जाता है। आप लोगों को लगता है कि 2-3 क्वेश्चन आएंगे, पर इजी क्वेश्चन आते हैं जिनको आप इग्नोर कर जाते हो। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो राजस्थान के भी हैं, उसके अलावा सेंटर की भर्तियों के अंदर तो पूछा ही जाता है। हम लोग अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज बात पैसे की करेंगे, और पैसे की बात कर रहे हैं तो आप में से बहुत से ज़्यादा से लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, क्योंकि पैसा ही तो मूवमेंट का कारण है। सारी चीज़ों में, इतिहास से लेकर राजनीति तक, हर जगह पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, संसाधन, जिसको हम लोग, इन संसाधनों की पहले कुछ वैल्यू होती थी, बाद में हम लोगों ने मुद्रा यानी पैसे का रूप दिया उसको, और फिर तब से दुनिया उसी से कंट्रोल हो रही है। चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी बैंकिंग और मौद्रिक नीति के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्या है बैंकिंग, क्या है मौद्रिक नीति। लेकिन उससे पहले आज का जो हमारा इस बैंकिंग मौद्रिक नीति का जो ये वाला पार्ट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम थोड़ा सा पैसे के बारे में, आरबीआई के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फालतू में कोई टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। मैं आपको लेक्चर का फ्लो क्या रहेगा वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पैसे के क्रमागत विकास के बारे में बात करेंगे। पैसा या मुद्रा कहाँ से आया, क्या था, क्या सीन था, कैसे इसने डेवलप किया, किस क्रमागत विकास के तहत ये आगे बढ़ता रहा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि बैंक कैसे काम करते हैं, होता क्या है ये बैंक। नॉर्मली आप सबको पता है बैंक क्या होता है, लेकिन काम कैसे करता है एक बैंक, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लेंगे। भारत में किस तरह के बैंक है, भारत का बैंकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। उसके अलावा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैसे उसकी स्थापना की गई थी, क्या उसके काम है, सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। इन 3 पे ही आज का फोकस रखेंगे, ज़्यादा क्लास को लेंदी नहीं करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में। मोस्टली मैं इसको 3 पार्ट में खत्म करूंगा। ये मुद्रा और बैंकिंग का जो हमारा टॉपिक है, बैंकिंग और मौद्रिक नीति का। मौद्रिक नीति आपको समझ में आएगी, उसके लिए पहले आपको मुद्रा समझ में आना चाहिए और बैंकिंग क्या है ये समझ में आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले पैसे के उद्भव और क्रमागत विकास के बारे में बात करेंगे। ये पैसा है क्या, वैल्यू है, किसी भी चीज़ को हमने अटैच कर दी, एक इमेजिनेशन है। अगर आप थोड़ा सा गौर से सोचें तो मेरी जेब में जो गांधी जी की फ़ोटो वाला एक नोट है, उसको मैं सिर्फ एक इमेजिनेशन ही तो मान रखा है कि इसकी कुछ वैल्यू है। कागज़ का टुकड़ा तो एक मेरे आगे ये भी पड़ा है, लेकिन इसको मैं इतनी वैल्यू नहीं दूंगा जितनी वैल्यू मैं मेरे जेब में पड़े कागज़ के टुकड़े को दे रहा हूँ। वजह क्या है, क्योंकि उसके ऊपर हमने कानूनन एक इमेजिनेशन, एक कल्पना लगा रखी है कि इसे हम मुद्रा मानते हैं। भारत में मुद्रा का स्टेटस प्राप्त है। दूसरी तरफ अगर कोई चाइनीज नोट लेके अगर इधर कोई आ जाए, अपने दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले उनको पता ही नहीं चलेगा कि है क्या ये। शौक के तौर पे भले ही रख लें, लेकिन वैल्यू के तौर पे नहीं रखेंगे। तो हर देश की अपनी एक मुद्रा है, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? शुरू के अंदर ऐसा नहीं था। मुद्रा का विकास बाद में हुआ। अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण एक इकाई का काम करती है। उसको बांधने के लिए जिस इकाई, जैसे साइंस के अंदर आप लोग, अब अगर इकाइयाँ नहीं होती तो कॉन्वर्सेशन कितना मुश्किल हो जाता। कि मान लीजिए लंबाई की इकाई को आप किलोमीटर या मीटर मानते हो, वो है तभी तो आप लंबाई नाप सकते हो। सेम उसी तरह से भार, अगर किसी का किलो के अंदर हम लोग किलोग्राम है या इस तरह का भार नाप रहे हैं, तो वो अपने को एक साइंटिफिक, एक एक्यूरेट, एक वैज्ञानिक तरीका देता है चीज़ों को पढ़ने का, उनको समझने का, उनको नापने का। सेम काम अर्थव्यवस्था में मुद्रा करती है, लेकिन हमेशा से मुद्रा नहीं थी। शुरू के अंदर चला करता था बार्टर सिस्टम। इस बार्टर को हिंदी के अंदर बोला जाता था वस्तु विनिमय। ये वस्तु विनिमय क्या होता था उसके बारे में आपने हल्का फुल्का पहले भी सुना होगा, थोड़ा सा डिस्कशन आज और कर लेते हैं हम। वस्तु विनिमय क्या चीज़ होती है कि 2 व्यक्ति, इधर मैंने आपको ये सैंपल भी इसीलिए इमेजेस दिखाई है। वस्तु विनिमय होता था कि वस्तुओं का आदान प्रदान करे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इंसान। कि पहले जब लोगों के पास कुछ था नहीं, मुद्रा नहीं थी, लेकिन अगर मान लो मुझे व्यापार के लिए मुझे ज़रूरत है कि मेरे पास, मैं जूते बनाने में अच्छा हूँ, जूते बनाने की कला में मैं माहिर हूँ, मेरे को अनाज चाहिए, तो मैं एक ऐसे आदमी को फाइंड करूँगा मार्केट में जिसके पास अनाज हो, और अनाज वाले को अगर जूते चाहिए तो मैं उसको जूते दूंगा, बदले में उससे अनाज लूँगा। इसको बोला जाता था वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम होता था, सबसे पहले यही सिस्टम था कि आदान प्रदान के लिए, बाजार के चलने के लिए सिर्फ यही व्यवस्था थी। इसको बोल देते थे वस्तु विनिमय। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा।
अभी वस्तु विनिमय आपको क्लियर हुआ तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इतिहास की बात करें भारत के अंदर, अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक अगर आपको इतिहास की जानकारी है, तो जो वैदिक काल आया था और उसमें भी जो पहले आया ऋग्वैदिक काल में गाय को मुद्रा की तरह उपयोग करते थे। गाय बड़ी एक इंपॉर्टेंट संपत्ति की तरह यूज होती थी ऋग्वैदिक काल में। युद्ध करने को बोला जाता था गवेष्ठी, गाय की अन्वेषणा या गाय की खोज में की गई लड़ाई। तो गाय बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट था, वो एक मुद्रा की तरह काम करने लगी थी वहां पर। बात सीधी सी ये है कि अब बार्टर से ऊपर उठ के सबने एक चीज फिक्स कर ली कि ऐसे तो बार्टर के सिस्टम की कमी क्या थी, जरूरी नहीं है ना कि मेरे को अनाज ही चाहिए, मैं जूते बनाने में अच्छा हूं और मेरे को जो अनाज नहीं चाहिए, मेरे को तो फ्रूट्स चाहिए। लेकिन फ्रूट सेलर को, जो फ्रूट बेच रहा है, उस आदमी को जूतों की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी दोनों की ज़रूरतें नहीं मिली तो व्यापार नहीं हो पाएगा, अर्थव्यवस्था चलेगी ही नहीं। तो बार्टर सिस्टम चल नहीं सकता था। हाँ, बार्टर सिस्टम ने थोड़े समय के लिए लोगों को थोड़ी सी अकल तो दी कि अगर हमारी ज़रूरतें मेल करेगी तब बाजार चल सकता है। लेकिन फिर एक ज़रूरत महसूस हुई कि इन ज़रूरतों को मेल करवाना पड़ेगा, कोई एक ऐसी चीज़ लानी पड़ेगी जो मैं भी एक्सेप्ट कर सकूं और ये भी एक्सेप्ट कर सके, या सबको कॉमन एक बाजार में पिरो दे। वो चीज़ थी मुद्रा। मुद्रा की जगह पे कई बार हमने वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा, मैंने एग्जाम्पल दिया, जो कि गाय का उपयोग किया जाता था, गाय को मुद्रा की तरह भी कंसीडर करते थे। अगला फिर जब विकास हुआ पैसे का या वैल्यू का, तब आए सिक्के। इतिहास में आपके सिक्के भरे पड़े हैं। वैदिक काल में निष्क और शतमान जैसी मुद्राएं अपने को मिलती है। उसके बाद में मौर्य काल में सिक्के आ गए। उसके बाद में आपको देखते हैं गुप्त काल में सिक्के दिखते हैं। बीच में मौर्योत्तर काल में कनिष्क आया। भारत में सर्वोत्तम क्वालिटी के सिक्के निकाले गए। ये सिक्के थे क्या कि मूल्यवान धातु थी, उसके ऊपर राजा अपना ठप्पा लगा देगा, किसी भी तरह की पहचान लगा देगा और उसको एक वैल्यू प्रदान करेगा, उसको एक प्रामाणिकता प्रदान करेगा। उस चीज़ को जब प्रामाणिकता मिल जाती है, प्रामाणिकता मिलने के बाद वो चीज़ मुद्रा का काम करेगी, वो धातु। हालांकि धातु की अपनी वैल्यू थी, उस वैल्यू से ऊपर उठ के अब ये सिक्के बन गए। तो सिक्कों का कॉन्सेप्ट आया, दुनिया में सिक्के आए। सिक्कों के साथ भी अब एक दिक्कत और थी। सिक्कों के साथ दिक्कत ये थी कि सोने के सिक्के आपने बनाए, लेकिन सोने के सिक्कों को बनाने के लिए आपको सोना भी तो चाहिए। और तब मॉडर्न हिस्टोरियंस या मॉडर्न अर्थशास्त्री जो थे, उनको एक बात समझ में आई कि ज़रूरी थोड़ी है, बात तो यह है कि सोने की मुद्रा को लोग सोना तब मान रहे हैं ना, कि उसको मुद्रा तब मान रहे हैं जब राजा का उसके ऊपर प्रमाणीकरण है। तो राजा तो किसी और धातु के ऊपर कर देगा, कोई सस्ती धातु ढूंढ ली जाए। वहीं से आया ये कॉन्सेप्ट मुद्रा का। इन सिक्कों के अंदर थोड़ी सी फेरबदल की कि पहले इनकी वैल्यू गोल्ड में या सिल्वर में होती थी। मध्यकाल में भी आपको जिट्टल नाम के सिक्के मिलते थे, टंका नाम के सिक्के मिलते थे। धातुओं की कीमत होती थी। राजाओं का राजकोष जो था उसके ऊपर बोझ बढ़ने लगा इन सिक्कों को निकालने के लिए। तो सिक्कों में थोड़ा सा एक विकास ये लाया गया कि क्यों ना कि जब सरकार को प्रमाणीकरण ही करना है, सरकार को या शासक को, तो वो किसी कम वैल्यू की धातु पर या कागज पर भी तो कर सकते हैं। तो कम वैल्यू की धातु के सिक्के आए। हमेशा सोने के सिक्के नहीं चले, प्राचीन काल में चलते थे, लेकिन बाद में सोने से थोड़ा कम होके पहले चांदी पे आए, फिर तांबे पे आए, पीतल पे भी आ गए। और इस तरह से सिक्कों का जो क्रम था, उस सिक्कों का भी अपना एक न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। सिक्कों की जो कला है, सिक्कों को पढ़ने की, सिक्कों की विज्ञान जो है, उसे न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। तो सिक्कों के अंदर भी तरक्की हुई। फिर बाद में समझ आया कि एक और चीज़ का आविष्कार चीन कर चुका था, जिसे बोलते हैं हम कागज़। और इस कागज़ पे करेंसी नोट, मुद्रा, पेपर करेंसी नोट, कागज़ के नोट जो थे ये चालू हुए। ये कागज़ के नोट आपके पीछे मैंने एक स्क्रीन पे $1 का एक नोट चिपकाया है। बात यह है कि ये कागज़ के करेंसी नोट आ गए तो इनको छापने की वैल्यू कम हो गई और इनका प्रमाणीकरण सरकार द्वारा किया जा सकता था। तो सबसे पहले आया क्या, बार्टर सिस्टम। फिर आए सिक्के। सिक्कों के बाद आया पेपर करेंसी नोट्स। और पेपर करेंसी नोट के बाद, इसके बाद जब दुनिया और आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ी तो आए कार्ड पेमेंट्स, जिसको हम लोग एक और शब्द भी लेते हैं, प्लास्टिक मनी। ये प्लास्टिक मुद्रा भी बोला जाता है इसको। प्लास्टिक मुद्रा का ध्यान रखिएगा, पेपर में अगर आपको पूछ ली जाए कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये वापस वही कार्ड पेमेंट्स जो आप करते हो अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से, तो ये सारे के सारे आपके बोले जाते हैं प्लास्टिक मनी। इसका विकास कागज़ की करेंसी के आने के बाद हुआ था। और उसके बाद अगला जो एक क्रांतिकारी कदम दुनिया के इतिहास में आया वो थी वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी यानी आभासी मुद्रा। तो इसे आभासी मुद्रा भी बोल सकते हो आप, आभासी मुद्रा। इस आभासी मुद्रा में हम लोगों के सामने जो सबसे पहले सबसे बड़ा एग्जाम्पल आया वो था बिटकॉइन। इनके एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, मैंने इधर फोटोज रख दी है। ये पीपीटी जो है, पीडीएफ,
वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर सृष्टि क्लासेस के। बिटकॉइन जो था ये सबसे पहली सफल आभासी मुद्राओं में से एक था। आप बोलोगे कि पेटीएम या फोन पे का नाम क्यों नहीं रखा? वो एक तरह की करेंसी तो हमारी वाली ही है, रुपया ही है, उसका डिजिटल फॉर्म है। तो डिजिटल करेंसी और इस वर्चुअल करेंसी में हल्का सा ये फर्क है कि डिजिटल करेंसी जिसको मैं बोल रहा हूँ पेटीएम या फोन पे, वो क्या है कि हमारे ही करेंसी जो कि है रुपया, रुपये का एक डिजिटल वर्जन है। जबकि जो आभासी मुद्रा मैंने इधर लिखी हुई है ये क्या है, ये बिटकॉइन अपने आप में किसी भी देश की ओरिजिनली ऑफिशियल मुद्रा नहीं थी, ये एक टेक्नोलॉजी थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिससे इस बिटकॉइन का निर्माण किया गया। खास बात क्या थी, बिटकॉइन क्यों आया था? क्योंकि बिटकॉइन के साथ जालसाजी नहीं की जा सकती। भारत में सिक्कों के साथ या नोटों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में ये है कि इनकी जालसाजी, फेक करेंसी जो है वो सरकारों को बड़ा नुकसान देती है, अर्थव्यवस्थाओं को डावाडोल कर देती है, उनको बर्बाद कर देती है। तो ऐसे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बिटकॉइन पैदा हुआ और बिटकॉइन जो है आज तक एक वैल्यूएबल एसेट बन के बैठा है। उसके बाद में कई सारे और भी आ गए, ये डोगे कॉइन आ गया जैसे एक एग्जांपल और है कि कई सारी वर्चुअल करेंसीज और भी आ गई मार्केट में। आरबीआई खुद अपना अब एक और वर्चुअल करेंसी लाने का सोच रहा था। बात यह है कि हम लोग इस पैसे के विकास को क्रम से आप देख सकते हो। सबसे पहले बार्टर था, उसके बाद सिक्के आए, फिर करेंसी नोट आए और फिर उसके बाद कार्ड पेमेंट, जिसको मैंने प्लास्टिक मुद्रा भी बोला, प्लास्टिक मुद्रा आई और उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि आ गए थे वर्चुअल करेंसी या आभासी मुद्रा। इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे कि एक अर्थव्यवस्था है क्या, क्योंकि आज का पहला ही लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक्स से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस सब्जेक्ट जो है अर्थव्यवस्था, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि बड़ा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है और बहुत से लोग टफ भी समझते हैं। बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही है उनको ऑब्जर्वेशन करना है। सिंपल सी चीज़ ऑब्जर्व करना है, उनको अनुभव करना है और अपने कंक्लूजन्स पे पहुँचना है। अब पैसा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक ज़रूरी चीज़ क्या है कि पैसे से बेहतर एक शब्द मैं लूँगा, संसाधन। कि संसाधन जो है उनका मूवमेंट जब होगा, जब वो गतिविधि करेंगे, तब उस चीज़ को वैल्यू मिलेगी, वहाँ से वो वैल्यू जनरेट करते हैं, उसकी वैल्यू कुछ होगी। एग्जाम्पल लेता हूँ कि अफ्रीका के अंदर संसाधन बहुत है लेकिन उनका मूवमेंट कम है। दूसरी तरफ आप अमेरिका को लीजिए, अफ्रीका के अंदर संसाधन है लेकिन फिक्स पड़े हैं। अमेरिका अपने संसाधनों का मूवमेंट, ग्लोबलाइज्ड हब बन चुका है अमेरिका, दूसरे देशों के लोग वहाँ जाके अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, पैसे का मूवमेंट बड़ा अच्छे से करवा रहा है, इसीलिए दुनिया की सबसे महानतम अर्थव्यवस्थाओं में से है। अब बात यही है कि ये पैसा जो है इसका मूवमेंट जब होगा तब अर्थव्यवस्था चलती है। अगर मेरे पास सोना जितना पड़ा है, मान लो गोल्ड एक वैल्यू, हम लोग मुद्रा की नहीं भी माने, गोल्ड अपना पुश्तैनी गोल्ड पड़ा रहे, कोई वैल्यू का नहीं है। हाँ ठीक है, टाइम के साथ रेट बढ़ेंगे लेकिन उसका जो एक हम लोग बोलते हैं ना कि उसकी एक वैल्यू मार्केट में मूवमेंट करने से है कि जब वो मार्केट में जाएगा, किसी भी फॉर्म में जाए और जाने के बाद लोग उससे अपने बिजनेस चलाएं, जो भी करें उसको मल्टीप्लाई करें, वो तब बढ़ेगा। यहाँ पर उसकी एक वैल्यू ज़रूर बढ़ रही है कि वो एक इकोनॉमिक्स का ही फैक्टर है अपना, कि किसी वजह से, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, पर हमेशा हम लोग उस पर रिलाई नहीं कर सकते। हालांकि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद चीज़ों में से गोल्ड को माना जाता है एसेट के रूप में, लेकिन हमेशा के लिए हम लोग ये नहीं कर सकते। मुद्रा का एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके पास में पड़े थे, मान लो 2016 से पहले आपने घरों के अंदर गड्डियाँ इकट्ठी कर रखी थी 500 के नोटों की। मोदी जी एक दिन अचानक आए, इन्होंने बोल दिया कि ये डिमोनेटाइजेशन, ये ख़त्म, इस नोट की वैल्यू। अगर वही आपका एसेट उस मुद्रा की जगह कहीं पे मकान लिया होता या कोई और एसेट के रूप में होती, शेयर मार्केट में होती, तो आपके पास कुछ वैल्यू होती उसकी। करेंसी नोट जितना मार्केट में घूमेगा या जितने आप बिजनेस करोगे, या बैंक में भी आप डिपॉजिट करा देते हो तो बैंक भी आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट तो देता है, सेविंग रेट या फिक्स डिपॉजिट, वो क्या होते हैं वो सारे हम लोग आगे बात करेंगे। पर अभी के लिए आपको समझ में ये आ रहा होगा कि पैसे की गतिशीलता बहुत ज़रूरी है। पैसा जितना गतिशील होगा, देश या अर्थव्यवस्थाएं उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेगी। उसी चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी, क्योंकि देखो एक फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एनसीईआरटी की जो आपकी 11th क्लास की बुक आती है उसके अंदर दिया हुआ है। उसमें एक बात बोली स्टेटमेंट में कि पिक अ पैरेट, टीच हिम 2 words, सप्लाई एंड डिमांड, यू हैव एन इकोनॉमिस्ट। आप एक तोता पकड़िए, उसको 2 शब्द सिखा दीजिए, एक सप्लाई एक डिमांड, आपके सामने एक अर्थशास्त्री तैयार है। इतना सिंपल है इकोनॉमिक्स, सप्लाई और डिमांड का पूरा खेल है इकोनॉमिक्स। बस सिंपल सी चीज़ें, सप्लाई और डिमांड जो है, सप्लाई यानी
क्या होता है? आपूर्ति। और उसके अलावा एक और चीज जो मैंने बोली वो है क्या? डिमांड। इस सप्लाई और डिमांड, डिमांड यानी मांग, मांग और आपूर्तियों के बीच का जो खेल है पूरा, वही अर्थव्यवस्था है। और उसी अर्थव्यवस्था को हम जानेंगे। इसके अंदर मुद्रा एक इंपॉर्टेंट इकाई के रूप में काम करती है कि सबको बांधती है, सबकी ज़रूरतों को कॉमन करती है, कि जिससे ये सिस्टम चल पाए। तो ये सप्लाई और डिमांड के बीच का जो खेल है, इस खेल को हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा आगे, कि जो बात आपको मैं बोल रहा हूँ कि फ्लो ऑफ मनी यानी धन की गतिशीलता, पैसा मूव कैसे करता है, पैसे के मूव करने के पीछे क्या स्टोरी है। मेनली आप ऑब्जर्व, वापस मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो मैंने शुरू में बोली, आपको बस अपने अराउंड, अपने चारों ओर चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। आप देखोगे अर्थव्यवस्था में क्या क्या फैक्टर्स, कौन कौन किरदार है, किरदार कौन कौन है इधर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वित्तीय संस्थान। ये वित्तीय संस्थान क्या होते हैं? जैसे बैंक एग्जांपल सबसे बढ़िया उसका, बैंक आपको लोन देता है या पैसे का एक इंस्टीट्यूट है। समझ आ रही है बात? फाइनेंशियली ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। आपको रट्टा नहीं मारना है, ये बैठ के और ऐसे बनाने मत बैठो। अपना पूरा कंसंट्रेशन मैं चाहता हूं कि आप इस समय बोर्ड पे रखें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वित्तीय संस्थान, एक ये किरदार होते हैं। उसके बाद सरकारें एक किरदार होती है, सरकार। उसके अलावा हाउस होल्ड यानी घरेलू लोग, घरेलू जो हम हैं। मान लीजिए हम सब अपना घर चलाते हैं, उसके लिए कुछ खर्चे करेंगे। एक अर्थव्यवस्था में ये किरदार होते हैं, मुख्य किरदारों के नाम में लिख रहा हूँ। वित्त संस्थान, उसके अलावा सरकारें, उसके अलावा घरेलू, और एक होती है कंपनियां या व्यापारी। फर्म्स लिखा हुआ है मैंने, या कंपनी भी बोल सकते हो आप, या व्यापारी बोलिए इनको। तो ये सारे होते हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर। और उसके अलावा एक और है दुनिया, बाकी की दुनिया। व्यापारी सिर्फ अपने देश में थोड़ी है, हम लोग बाकी दुनिया के साथ, और देशों के साथ, और देश की सरकारों के साथ, उन सब के साथ भी तो कुछ वित्तीय आदान प्रदान कर रहे हैं। उनके बीच में भी तो पैसे का फ्लो हो रहा है। तो ये सारी स्टोरी जो है, इन किरदारों के बीच में पैसा इस तरह से गतिशील होता है। एग्जाम्पल देखिए आप कि पैसा मूव कैसे करता है। घरेलू लोग जो है वो लोग सरकार की तरफ से आते हैं। आपको उदाहरण पीएम किसान। पीएम किसान क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। लोगों को पैसा 2000 रुपये भेजते हैं मोदी जी। मोदी जी नहीं भेजते, भारत सरकार भेजती है। हालांकि ब्रांडिंग इस तरह की होती है, लेकिन खैर भारत सरकार की स्कीम है तो भारत सरकार आपको भेज रही है। भारत सरकार पीएम किसान नाम की एक स्कीम चलती है, किसानों को किसान सम्मान निधि नाम से एक स्कीम है ये। इससे इनको एक मार्केट के अंदर किसानों के लिए पैसा आता है। उस पैसे का उपयोग किसान जो है अपनी ज़रूरतों के लिए करेगा। ठीक है, सरकार से आ रहा है ये पैसा। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। सरकार ने बहुत बार कई स्कॉलरशिप्स देती है, तो वो आती है स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स क्या है? घरेलू लोग ही तो है। उसके अलावा सरकार कुछ कंपनियों को पैसा देती है, बिल्कुल देती है। ये पैसा इधर भी आता है सरकार की तरफ से कंपनियों को। किस तरह से? ये रिबेट्स मिलते हैं, टैक्स में छूट मिलती है, तो वो एक छूट भी एक तरह का पैसा है। उसके अलावा वित्त संस्थान सरकार को उधार देते हैं। वित्त संस्थान सरकार को उधार के रूप में पैसा देते हैं। सरकार इनको बॉन्ड्स इशू करती है, बदले में इनसे पैसे उठाती है बैंकों से। आरबीआई लोन देता है, आरबीआई भारत सरकार को पैसा देता है। उसके अलावा ये घरेलू लोग जो है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास क्या करते हैं? सेविंग करते हैं, अपना पैसा इनको देते हैं। मैं अगर बैंक में अपना पैसा जमा करा रहा हूँ, मेरे को पैसा मिला है, मान लो पीएम किसान से आया, मैंने अपने बैंक में जमा कराया, बैंक में उसको सेविंग करा दिया, एफडी करा दी, जो भी कराया, लेकिन बैंक के पास जमा करा दिया। वो पैसा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे। उसके अलावा मैं, और अगर मैं घरेलू इंसान ही हूँ तो मैं और क्या करूँगा? मैं कंजम्पशन करूँगा, मैं बाहर के लोगों को भी दूंगा। मैं पेट्रोल के लिए जब जो रेट देने जा रहा हूँ, उसका एक हिस्सा कहीं सऊदी अरब गया है उस पेमेंट का? बिल्कुल गया है। कि भारत सरकार ने मान लो ठीक है पहले क्रूड ऑयल खरीदा होगा, पहले खरीद लिया, लेकिन एक पार्ट उसके अंदर मैं भी तो पे कर रहा हूँ। तो पूरी बाकी की दुनिया जो संसाधन मुझे बेच रही है, उसके लिए भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे इस तरह से एक आदमी, ये जो हाउस होल्ड है, इसका आप देख सकते हो एग्जाम्पल कि इसको पैसा मिला, सरकार से मिला है, इसने बैंकों में भी जमा कराया, इसने यहाँ भी दिया। इसके अलावा ये व्यापारियों को भी देगा। ये एक जो तीसरा, एक लास्ट वाला सर्कल जो है, ये आपको दिखेगा कि मैं अगर जाकर बाजार में कुछ खरीद रहा हूँ, एक तो अपने देश के बाजार से कुछ खरीद रहा हूँ, तो मैं अपने देश में फर्म्स को, कंपनियों को वो पैसा पहुँचा रहा हूँ। तो पैसे की गतिशीलता आपको इसमें दिखनी चाहिए कि अलग अलग फैक्टर हैं, उनके अंदर हमने बांटा कि पैसा किस तरह से मूव कर रहा है, और जब ये मूव करेगा तभी उस पैसे की तरक्की होगी। एक आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वित्त संस्थान है, वित्तीय संस्थान सरकारों के साथ आदान प्रदान करेंगे पैसे का।
कंपनियां, उनके अंदर बैंक्स जो है लोन देते हैं बैंक्स उनको, और उसके साथ भी पैसा आ जाता है। दुनिया के बाकी देशों के साथ भी अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ सेटिंग करते हैं। आईएमएफ से लोन उठाया था हमने जब भारत में 90 के दशक के अंदर आई थी एक आर्थिक मंदी। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहां से एक लोन उठाया गया था। तो बात यह है कि हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ भी अपने पैसे का आदान प्रदान हो रहा है। तो कुल मिला के कहानी ये है। और ऊपर से ये व्यापारी जो है ये सरकार को भी पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, ये टैक्स जाता है उनको। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको अलग अलग फैक्टर बताए हैं अर्थव्यवस्था के, उनके अंदर कैसे पैसा मूव हो रहा है। और पैसा जितना ये गतिशील होगा, इस धन की गतिशीलता ही ये चीज़ डिटरमाइन करेगी, ये बताएगी कि कोई देश कितनी तरक्की कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब कोई बैंक काम कैसे करता है, बैंक के काम करने के तरीकों के ऊपर। अब आपने नॉर्मल लाइफ में आप गए होंगे किसी भी बैंक में, आप जाके देखोगे तो बैंक पैसा कमाता कैसे। आपने अगर जो बैंक में पैसा जमा कराया है वो ज़रूर कंप्यूटर के अंदर तुरंत एक एंट्री करेगा। वो कंप्यूटर में जो एंट्री कर रहा है वो लेजर एंट्री, एक एंट्री हुई 5,000 रुपये मान लो आपने डिपॉजिट कराए, तो वो 5,000 रुपये इकट्ठे उसने कर लिए। 5,000 रुपये नहीं भेजेगा सामने वाले अकाउंट को। अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो या आपका जो बैंक अकाउंट है, या मान लो कहीं भी आरबीआई के पास कुछ पैसा जमा कराना होता है बैंकों को, उसके बारे में आगे बात की जाएगी। पर जो भी वो तरीके हों, उसके लिए बैंक क्या करता है, एक सिंपल लेजर के अंदर, कंप्यूटर लेजर में अपनी एक एंट्री करता है। पैसे की बस उतनी औकात, इनको बस हाँ मैच करना होता है करेंसी नोट जितने हैं उस चीज़ से। पर एक कंप्यूटर की जो ये लेजर एंट्री है, इनके खाते में एंट्री करना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। पैसे आपका पहुंचाना ठीक है ज़रूरी है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम का काम करने के लिए ज़रूरी है कि वो बैंक में एंट्री हो जाए। अब एक बात करते हैं कि बैंक कैसे पैसा कमाएगा, कि आपका पैसा इकट्ठा करता है और बैंक लोन देता है। दो मेन काम हम जानते हैं कि मैं या तो बैंक में पैसे जमा कराने जाता हूँ या बैंक से मैं लोन लेने जाता हूँ। बस ये दो ही मुख्य काम है। दो मुख्य काम कैसे कि इनको, एक को हम लोग बोलते हैं कि बैंक काम कैसे करता है इस चीज़ के लिए। एक तो होगी बैंक की परिसंपत्तियाँ या बैंक के एसेट, जो बैंक की संपत्ति है। और दूसरी चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि बैंक की कुछ देनदारियाँ होती हैं, लायबिलिटीज़, कि जो बैंक देने के लिए बाध्य है। मतलब क्या इस बात का कि परिसंपत्तियां क्या होती है बैंक की, लोन, बॉन्ड। लोन का क्या है, मैंने मान लो जाके एक बैंक से एसबीआई से लोन लिया। मैंने जब वो लोन लिया है, मेरे को पैसे मिले हालांकि, लेकिन बैंक जो है मुझसे 7%, 8% या 10% चार्ज करेगा इसके ऊपर बाद में वापस, सूद समेत वापस लेगा मेरे से, ब्याज समेत। वो ब्याज समेत जो बैंक को पैसा वापस आना है माफ़ कीजिएगा, बैंक को ब्याज समेत पैसा वापस आना है। तो ये बैंक के लिए एक संपत्ति हुई जो फ्यूचर में उसके पास आएगी। बैंक ने हालांकि आज मेरे को पैसे दिए हैं, लेकिन बैंक ने अगर 1 साल के लिए लोन दिया है तो 1 साल में वो पैसा बढ़ के उसके पास आएगा। तो ये लोन जो है वो बैंक की परिसंपत्तियां होती हैं। उसके अलावा बॉन्ड लिखा हुआ है एक नाम, और एक लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक रिजर्व्स। सेंट्रल बैंक रिजर्व्स यानी केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए कुछ रिजर्व्स, कुछ जमा करवाई गई चीज़ है। और बॉन्ड्स क्या होते हैं, बैंक्स इशू करते हैं। बॉन्ड्स इशू करेगी बैंक, उन बॉन्ड्स के बदले बेसिकली होता क्या है, ये बॉन्ड एक अनुबंध पत्र होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस बॉन्ड के अंदर एक कागज़ के टुकड़े पे बैंक आपको जिम्मेदारी दे रहा है लिख के, किसकी, आप जब गवर्नमेंट, आपने अगर थोड़ा सा अगर न्यूज़ पढ़ रहे होंगे आप, तो थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में था ये चीज़ कि ऑयल कंपनियां जो है भारत में, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम या बीपीसीएल आप बोल सकते हो, ये सारी की सारी चल रही है घाटे में। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने इनको बॉन्ड्स इशू किए हुए थे, पहले पेमेंट नहीं की थी, बॉन्ड्स इशू किए थे। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं कि सरकार आपको फला टाइम पे पैसे दे देगी। ये बॉन्ड्स जो है ये एक तरह की संपत्ति तो है, क्योंकि भारत सरकार आपसे वादा कर रही है कि वो आपको पैसा देगी। भारत सरकार जब आपसे वादा कर रही है, और भारत सरकार हमेशा के लिए रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जितना अपना संविधान है, जब तक हम जिंदा तब तक ये रहेगा, और ये अर्थव्यवस्था भारत सरकार ही कंट्रोल करेगी। तो भारत सरकार जिम्मेदारी ले रही है कि आपको पैसे देगी, तो वो बॉन्ड के ऊपर इशू करती है, आपको बॉन्ड के ऊपर सिग्नेचर करके देगी। ये बॉन्ड्स जब बैंक के पास पहुंच जाते हैं तो वो उसकी परिसंपत्ति का काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जिस किसी को अगर नहीं समझ आई ये चीज़, कमेंट बॉक्स में बता देना, हम लोग बाद में सेपरेट एक इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे, बॉन्ड्स के ऊपर सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि ये जो बॉन्ड्स कुछ कागज़ के टुकड़े होते हैं जिन पे सरकार गारंटी ले रही है कि फ्यूचर में आपको पेमेंट कर देगी। ये बॉन्ड्स जब बैंकों के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि सरकार क्या करती है, बैंकों से लोन उठाती है, बदले में इनको ये बॉन्ड दे देगी। समझ आ रही है बात? तो ये बॉन्ड्स इनके पास रहते हैं एक संपत्ति के रूप में कि सरकार फ्यूचर में पेमेंट करेगी।
ये सारी की सारी क्या है, ये बैंक की परिसंपत्तियां हैं, इनसे बैंक इनकम कमाएगा, इनसे बैंक इनकम कमाएगा, इनकम बढ़ेगी, पैसा कमाएगा। तो बैंक पैसा कमाएगा किन तरीकों से, लोन से कमाएगा, बॉन्ड से कमाएगा, सेंट्रल बैंक के रिजर्व से कमाएगा। इसके अलावा दूसरा, सॉरी आपको मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया था, वहां पे सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स यानी आरबीआई के रिजर्व्स बोला जा रहा है। एक और चीज जो मैंने इधर बताई है वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी देनदारियां, बैंक जो देने के लिए बाध्य है। मैंने अगर कोई बैंक में अकाउंट खुलवाया, सेविंग्स अकाउंट, उसके ऊपर बैंक अगर 1% या 2% भी मेरे को इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो बैंक बाध्य है, वो बैंक के ऊपर खर्चा आ रहा है। तो जो कस्टमर डिपॉजिट्स होती है उसके अंदर एक बोला जाता है करंट अकाउंट, एक बोला जाता है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली व्यापारियों के लिए होता है, उसमें पैसे को निकालने के लिए या जमा कराने के लिए थोड़ी छूट ज़्यादा होती है। फिक्स डिपॉजिट एक और सिस्टम होता है जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं एफडी। एफडी क्या होता है कि आपने पैसा फिक्स समय के लिए रखा हुआ है बैंक के पास, उतने समय तक वो पैसा बैंक के पास रहेगा और बाद में बैंक आपको, एफडी की रेट्स नॉर्मली सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होगी क्योंकि बैंक के पास वो उतना पैसा जब तक है तब तक आप निकाल नहीं सकते, नॉर्मली नहीं निकाल सकते, और जब निकालोगे उस टाइम पे बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देगा, उस पर 3% 4% दे देगा। अब कहानी क्या है, इसके अलावा एक और है शेयर होल्डर इक्विटी, कि जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने बैंक का शेयर खरीदा हुआ है शेयर मार्केट में, एसबीआई का शेयर चल रहा है शेयर मार्केट के अंदर, वो अगर मैंने खरीद रखा है तो वो क्या है, वो बैंक की देनदारी है कि बैंक का मालिक है एक तरह से, वो इक्विटी जिसकी है इस बैंक में वो उसका मालिक है, तो मालिक जो है उसको पैसा कमा के देना पड़ेगा तभी वो बैंक तरक्की कर पाएगा। अब ये जो है वो बैंक की देनदारियां हैं, ये बैंक देने के लिए बाध्य है। ये आपको समझ में आया होगा। कस्टमर डिपॉजिट की, जो मैं या आप एक कस्टमर के रूप में उधर डिपॉजिट करते हैं, या तो करंट अकाउंट में करेंगे या सेविंग अकाउंट में करेंगे, तो वो सारी इसके अंदर काउंट की जाती है। अब इसके अंदर भी दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है मांगबद्ध देनदारियां और एक होती है समयबद्ध देनदारियां। मांगबद्ध यानी डिमांड बेस्ड लायबिलिटी, जैसे कि अगर मैंने सेविंग अकाउंट में अपने बचत खाते के अंदर कुछ पैसे जमा कराए हैं, मेरे को अगर कल ज़रूरत पड़ गई या आज रात को ही ज़रूरत पड़ गई तो मैं जाके निकाल सकता हूँ, मेरी डिमांड पे मेरे को पैसे मिलेंगे। एटीएम आ गया, अब एटीएम से निकाल सकता हूँ मैं, तो मैंने डिमांड से निकाल ली कि जब डिमांड होगी तभी वो बैंक को पैसा देना पड़ेगा। ठीक, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एक और एक चीज़ डीडी, आजकल प्रचलन कम हो गया इसका, डिमांड ड्राफ्ट, फीस जमा करने के लिए इंस्टीट्यूट्स में यूज़ किया करते थे पहले। एक और चीज़ है समयबद्ध देनदारियाँ या टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट इस तरह की चीज़ है जैसे एफडी, फिक्स डिपॉजिट जिसको मैं बोल रहा था, वो क्या है कि वो मान लो मैंने 7 महीने की एफडी करवाई हुई है, तो 7वें महीने तक मेरा पैसा बैंक के पास। बैंक करता क्या है इस पैसे का, बैंक उस पैसे को लोन के अंदर घुमाता है कि मान लो मैंने बैंक में सेविंग्स या एफडी करवाई एक 7 महीने के लिए, मैं बैंक से पैसा नहीं निकाल रहा, बैंक ने मेरे को एफडी करके दी 3.5% पे, 3.5% ब्याज बैंक मुझे देगा, देनदारी है बैंक की। लेकिन बैंक पागल नहीं है, वो पैसा कमाएगा कैसे कि ये मेरे को 3.5 दे रहा है, ये इसी पैसे को 7 महीने के लिए कहीं और लोन में पार्क कर देगा, किसी को लोन दे देगा और उससे 7% लेगा। बीच के अंदर आपको फ़र्क दिख रहा है, 3.5% मेरे को मिल रहे हैं, बीच का 3.5% बैंक को मिलेगा। पैसा बैंक का नहीं था, पैसा मेरा था, वो लोन में बैंक ने आगे पहुंचा दिया, कोई और उस पैसे का उपयोग करेगा, लेकिन बैंक क्या कर रहा है, एक मीडिएटर है, एक बीच का बिचौलिया है बैंक, जो इसमें अपनी सिस्टम को सही से चलाने के लिए उसको स्थायित्व प्रदान कर रहा है या दो लोगों को साथ में ला रहा है। समझ आ रही है बात? आप अपना 3.5%, मैं मेरा 3.5% सेविंग रेट लेके खुश हूँ, ठीक है, ज़्यादा मिले तो ज़्यादा फायदा, लेकिन 3.5% के लिए कि मेरा पैसा सेफ भी तो है। दूसरी तरफ वो जो लोन वाला बंदा है उसको पैसा मिल गया, उसको कोई बिजनेस चलाना है, उसकी प्लान्स ज़्यादा बड़े होंगे, वो भी खुश है कि हाँ ठीक है बैंक ने उसको थोड़े समय के लिए लोन दे दिया। तीसरा, ये बैंक जो इधर से 3.5% मुझे देगा लेकिन सामने वाले से 7% कमाएगा, बच गया जो 3.5% वो उसका कमीशन है, इससे बैंक कमाई कर जाएगा। सिंपल चीज़ है, सिंपल इकोनॉमिक्स, ये सिंपल तरीके से बैंक काम करेगा। मैं इतना टाइम लेके करवाया, वजह यही है कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा हल्के हल्के दिमाग लगा के ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, बैंक कैसे काम करते हैं और बैंक की डिमांड लायबिलिटी यानी मांगबद्ध देनदारियां क्या है और समयबद्ध देनदारियां क्या है, आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
भारत का केंद्रीय बैंक। आरबीआई की स्थापना जो थी ये हुई थी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर। 1926 में ये आयोग बना था जिसने रेकमेंड किया, और इसने रेकमेंड किया और 1935 में इसका गठन हुआ। हालांकि एक 1935 का जो एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम, उसके अंदर आरबीआई के लिए स्थापना की बात थी, पर उसका सारा जो कायदा कानून था ये उठाया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो दोनों कानून याद रखने आपको, भारत शासन अधिनियम के तहत भी इसकी स्थापना हुई और उसके अलावा स्थापना हो गई, लेकिन इसके जो मूल काम है, संरचना है, ढांचा है, वो सब आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर पहले ही बातें हो चुकी थी। ये एक्ट जो था ये इसका मूल तत्व है। तो आरबीआई का गठन कब हुआ? 1935 में। कौन सा एक्ट? भारत शासन अधिनियम 1935 भी बोल सकते हो आप, और आरबीआई एक्ट, मेनली इसकी संरचना और इसके सारे कर्तव्य वगैरह इस एक्ट से उठाए गए। आरबीआई एक्ट 1934। कौन सा आयोग था जिसने रेकमेंड किया? हिल्टन यंग आयोग। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए मैंने, हिल्टन यंग आयोग ने इसकी रेकमेंडेशन दी थी, सिफारिशें की थी, जिन सिफारिशों के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई। मुख्यालय शुरू में कलकत्ता था, भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी 1911 तक, बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया। और आरबीआई की अगर बात करें तो इसका शुरू में मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन बाद में 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित कर दिया। आज भी आरबीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, वहां पर स्थापित है ये अपना आरबीआई का मुख्यालय। इसके अलावा शुरुआत में आरबीआई निजी स्वामित्व वाला बैंक था, बाद में 1947 में देश को आज़ादी मिली और 49 के अंदर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है और निजी स्वामित्व वाला बैंक क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, निजी स्वामित्व वाला बैंक होने का मतलब कि प्राइवेट ओनरशिप थी इसकी, कि कोई प्राइवेट व्यक्ति इसका मालिक था। लेकिन जब ये राष्ट्रीयकरण होता है, राष्ट्रीयकरण होने का मतलब कि भारत सरकार आज़ाद होने के बाद अपनी सरकार बनी, अपनी सरकार ने 1949 के अंदर इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी नेशनलाइज कर दिया गया इसको। तो आरबीआई नेशनलाइज होने का मतलब कि अब ये भारत सरकार के तहत है, भारत सरकार की इसकी 100% ओनरशिप है, 100% भारत सरकार का है। और उसके अलावा यही बात मैंने नीचे लिखी हुई है कि आरबीआई पर भारत सरकार का संपूर्ण स्वामित्व इसके द्वारा हो गया। आगे बात की जाए तो इसके अलावा आरबीआई की कुछ मूलभूत बातें, केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है एक, सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल डायरेक्टर्स बोर्ड। ये जो बोर्ड होता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड, ये इसका आरबीआई का सारा कामकाज देखता है। भारत सरकार जो है इसको 4 साल के लिए नियुक्त करती है इस बोर्ड को। इस बोर्ड के अंदर देखो बोर्ड का डिवीजन क्या है, सबसे ऊपर देख लीजिए आप, मैं आपको अलग से और लिख दे रहा हूँ, लिखा हुआ तो इधर है ही, पर थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड, ये सबसे पावरफुल बॉडी है आरबीआई की। इस बोर्ड में कौन होता है? इसमें एक पूर्णकालिक गवर्नर होता है, पूर्णकालिक गवर्नर, जो इस बोर्ड का टेन्योर पूरा करेगा। हालांकि सरकार हटा सकती है इसको बहुत से तरीकों द्वारा, पर वो चीज़ तो सरकार चूंकि किसी भी संस्था के अंदर कर सकती है ये काम, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा कि पूर्णकालिक एक क्या होता है? गवर्नर, एक गवर्नर होगा पूर्णकालिक। उसके अलावा अधिकतम 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। इस गवर्नर को सपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम 4 उप गवर्नर हो सकते हैं, एक गवर्नर और उसके अलावा 4 अधिकतम बोला है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 से कम हो सकते हैं, तो 4 डेप्यूटी गवर्नर इसके अंदर हो सकते हैं। यहाँ पर उसके अलावा आपको भारत सरकार के अलग अलग क्षेत्रों में से 10 निदेशक और 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति भी करती है। साथ के अंदर आपको 4 स्थानीय बोर्ड के लिए 4 निदेशकों की भी नियुक्ति की जाती है। स्थानीय बोर्ड और होते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कि आरबीआई का एक गवर्नर रहेगा, पूर्णकालिक गवर्नर, सेंट्रल गवर्नर रहता है। उसके अतिरिक्त आपको ये इधर दिखता है ये कि इसके 4 रीजनल बोर्ड और होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय। ये 4 रीजनल कार्यालय कहाँ कहाँ पे है? मुंबई में है, कलकत्ता में, चेन्नई में और दिल्ली में। सिंपल याद रखने का तरीका, ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? जहाँ पे अंग्रेजों के 3 गढ़ थे, एक तो 3 तो वो बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। बंगाल में कलकत्ता में थे, तो बॉम्बे यानी मुंबई, कलकत्ता, मद्रास यानी चेन्नई, और बाद में अंग्रेजों ने बना दिया दिल्ली को अपनी राजधानी, तो ये दिल्ली। ये 4 इसके रीजनल बोर्ड। तो 4 आरबीआई के क्षेत्रीय बोर्ड जो है आरबीआई के, स्थानीय बोर्ड या क्षेत्रीय बोर्ड इनको बोला जाता है। आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय और 4 उप कार्यालय।
स्थानीय बोर्ड समझ में आ रही होगी आपको बात। एक तो जो केंद्रीय बोर्ड है वो परमानेंट पूर्णकालिक गवर्नर उसमें बैठता है, 4 उसके डेप्यूटी गवर्नर मैक्सिमम हो सकते हैं। दूसरी तरफ उसके 4 क्षेत्रीय बोर्ड और होते हैं देश में अलग अलग जगहों पे। ये वाला कहाँ पे, ये सेंट्रल बोर्ड है, इनके मुख्यालय मुंबई। 4 क्षेत्रीय बोर्ड कौन कौन से, एक मुंबई, एक कलकत्ता, एक चेन्नई और एक दिल्ली। ये 4 आरबीआई के क्षेत्रीय बोर्ड रहेंगे। उसके अलावा आरबीआई की जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें बैंक के मूल कार्यों का वर्णन किया है। ये मूल कार्य क्या है अभी हम लोग बात करेंगे उनके बारे में। एक तो चीजें बोलते हैं कि मुद्रा को, बैंक नोटों के मुद्रा को विनियमित करना और भारत में मौद्रिक स्थिरता के जरिए से नोटों का भंडार बनाए रखना। नोटों को मैनेज करने का जो काम है ना, करेंसी नोट्स, वो मूल कर्तव्य है आरबीआई का। मूल काम आरबीआई का वो है कि भारत में पैसे को मैनेज करना आरबीआई की ड्यूटी है। अब यहाँ पर देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को भी विनियमित करती है। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात। उसके ऊपर और आगे बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद आरबीआई के मुख्य कार्य क्या है। आरबीआई के मुख्य कार्यों की अगर बात की जाए, सिंपल चीजें हैं। आपको ज्यादा वो अपना जो स्कूल के अंदर आप सामाजिक के अंदर रट के बैठते थे वैसा सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको क्लैरिटी हो कि आरबीआई कर क्या रही है, उसके लिए मैंने ये सारी जहमत उठाई है कि इधर इसको पॉइंट फॉर्म में लिखा है। केंद्रीय बैंकिंग का कार्य करती है, मतलब उस बात का केंद्रीय बैंकिंग यानी बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक है। सारे बैंकों के ऊपर सेंटर में जो एक है वो ये आरबीआई है। तो आरबीआई का एक मुख्य काम हम लोग भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में जानते हैं। नोटों को जारी करने का एकाधिकार है इनके पास। आपको डाउट आया होगा एकाधिकार क्यों लिखा है, नीचे अपवाद भी लिखा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। पर मोटा मोटी भारत के अंदर जो मेनली हम लोग नोट यूज कर रहे हैं वो आरबीआई ही जारी करता है। पर सभी करेंसी नोट जारी करती है और उसका विनियमन यानी उनको इधर से उधर घुमाना या उनको कंट्रोल करना, नोटों के फ्लो को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है। इसमें एक अपवाद है कि जो अपना 1 रुपए का नोट होता है और सभी तरह के सिक्के वो भारत सरकार द्वारा मुद्रित किए जाते हैं, परंतु उनका वितरण आरबीआई ही करेगा। बात को थोड़ा सा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने जो भी जितने भी अपने करेंसी नोट आते हैं अपने सामने है। 10 रुपए का नोट, 500 का नोट, 1000 का पहले हुआ करता था, अभी 2000 का चल तो रहा है, सितंबर तक तो चल रहा है, पर बाकी सरकार नया नहीं छाप रही और जो है मार्केट से वो भी कम करने की सोच रही है। सरकार आदेश दिए हुए जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो नोट्स हैं इन पे सारों को आरबीआई ही लॉन्च करता है एक्सेप्ट 1 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट जो है, इस नोट को भारत सरकार लेके आती है। उसके ऊपर आप जिसके साइन होते हैं वो भी देख सकते हैं, आगे बात करेंगे हम उसके बारे में भी। तो जो 1 रुपए का नोट है और उसके अलावा सभी तरह के सिक्के वो भारत सरकार द्वारा मुद्रित किए जाते हैं। बाकी के जो भी नोट बच गए, 5 रुपए का नोट, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 500 का, 100 का, 200 का, वो सारे नोट आरबीआई ही मुद्रित करती है, आरबीआई छापती है। लेकिन एक काम और है कि उनका वितरण बैंकों के पास भेजना, बाजार में भेजना, वो सारा काम कौन देखता है, आरबीआई देखती है। चाहे नोट हो चाहे सिक्के हो, वितरण उनका आरबीआई ही करेगी। एक और चीज लिखी हुई है, परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करना। जो कटे फटे नोट होते हैं उनको नष्ट करना भी आरबीआई की ही जिम्मेदारी है। तो भारत के अंदर एक और इम्पोर्टेंट रोल आरबीआई का ये है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार को मैनेज करना, एक शब्द यूज करते हैं हम, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसको हम लोग ये फॉरेक्स शब्द देते हैं। तो फॉरेक्स को मैनेज करने का काम भी आरबीआई ही करती है। उसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक हमने बात करी ली। विदेशी विनियमन दरों को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा को बेचना और खरीदना। ये फॉरेक्स का जो मैंने एग्जांपल लिया है इधर कि डॉलर, 1 डॉलर में कितने रुपए होते हैं, वो अगर उसमें अगर कुछ एकदम बोला जाए कि एक सडन, एक अचानक अगर ऊंच नीच आ जाए उसके अंदर, तो पूरी अर्थव्यवस्थाएं हिल सकती है। आरबीआई ये ध्यान रखती है। अभी बाकी मार्केट कंट्रोल्ड है ये सिस्टम, लेकिन आरबीआई का ये जिम्मेदारी है कि इसकी वजह से कि डॉलर और रुपए के बीच का एक्सचेंज या पौंड और रुपए के बीच का एक्सचेंज या युआन, चाइना के जो युआन करेंसी होगी या ये जो भी करेंसीज हैं उनके साथ एक्सचेंज रेट जो है वो स्थिर रहे, एकदम से सडन चेंज ना हो। तो ये एक जिम्मेदारी भी आरबीआई की है कि इन विनियमन दरों को आरबीआई संभाल के रखे, इनको कंट्रोल करता रहे। इसके अलावा आरबीआई का मेन एक काम है मौद्रिक नीति तैयार करना, मॉनिटरी पॉलिसी,
पैसे की पॉलिसी की पैसा किस तरह से भारत में बहाव करेगा, पैसे की गतिशीलता। मैंने एक चार्ट बना के दिखाया था आपको शुरू में, अलग अलग फैक्टर्स आपको बताए थे कि पैसा मूव कैसे करता है एक अर्थव्यवस्था में। उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करना जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। इसे लागू करना भी उसी की जिम्मेदारी है और इसकी निगरानी करना कि इस पॉलिसी को सब लोग मान रहे हैं कि नहीं। सब लोग का मतलब जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वित्तीय संस्थान है, ये आरबीआई की पॉलिसी मान रहे हैं कि नहीं, उनके ऊपर नियंत्रण करना आरबीआई का काम। उसके अलावा मूल्य स्थिरता, महंगाई एक बड़ा इशू, आरबीआई का मैंडेट है। आरबीआई को ये जिम्मेदारी है कि आप मूल्य स्थिरता बना के रखोगे। साख यानी क्रेडिट का नियंत्रण, कितना पैसा बाहर जा रहा है, लोन्स को कंट्रोल करना, वो चीज़ आरबीआई का काम। सरकार का बैंकर है, यानी अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को एक बैंक की ज़रूरत है लोन के लिए, तो आरबीआई उनके लिए व्यापारिक बैंक का काम कर सकता है, कमर्शियल बैंक का। वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंकर है और उनके लिए अंतिम ऋणदाता, बैंकर्स बैंक बोलते हैं हम इसको, कि बैंकों का बैंक है। मान लो एसबीआई को अगर ओवरनाइट पैसा चाहिए तो आरबीआई से ले सकता है लोन की तरह, तो वो सारी कहानी भी है। वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले कार्यों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी, ऊपर भी मैंने बताया था कि जो कमर्शियल बैंक्स होंगे उनको कंट्रोल में रखना, उन पर नकेल कस के रखना, ये काम किसका है? ये आरबीआई का काम है। और आरबीआई इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मौद्रिक उपायों, मौद्रिक उपकरणों का उपयोग करेगी। ये मौद्रिक उपकरण क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी के लिए हम लोग और कुछ आरबीआई के जो मुख्य कार्य हैं उनकी बात करें तो गैर मौद्रिक कार्य और होते हैं। अभी तक जो मैंने बातें की वो पैसे से संबंधित थी। अब गैर मौद्रिक कार्य कि बैंकों को लाइसेंस देना, कि नए बैंक खुलने, बहुत गिने चुने बैंक हैं अपने देश में, गिने चुने बैंक है तो नए बैंक मिलना मुश्किल है। नए बैंक कितने खुलते हैं अपने आसपास, आपने कितने नए बैंक खुलते हुए देखे? ब्रांचेस खुलना अलग बात है, लेकिन बैंक को एक पूरा लाइसेंस मिलना बहुत बड़ी बात है। आरबीआई बड़े सेलेक्टिव लोगों को ये लाइसेंस देती है और ये काम आरबीआई का ही है, बैंकों को लाइसेंस देने का। और उसके अलावा बैंकों की निगरानी भी करती है, बैंकों के परिचालन के लिए मानदंड निर्धारित करती है, मतलब बैंकों को डिसिप्लिन में रखती है कि वो चलते रहें, सही से चलें, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। पीछे कई बैंक फेल हुए थे महाराष्ट्र के अंदर, और जब वो बैंक फेल हो रहे थे तब आरबीआई लोगों का जो फंसा हुआ पैसा था वो गाइडलाइन दे के बाहर निकलवा रही थी। वो काम आरबीआई का है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कि जो बैंकिंग नहीं कर रही लेकिन फाइनेंस का काम कर रही है। महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, आप मोबाइल से लेकर ट्रैक्टर तक सब कुछ फाइनेंस करवाते हो आजकल। ये कंपनियां पैसे का काम कर रही है, हालांकि बैंक नहीं है लेकिन पैसे का काम कर रही है, तो इनके ऊपर भी आरबीआई निगरानी रखता है। हमारा केंद्रीय बैंक है ये आरबीआई, भारत के अलावा पाकिस्तान और म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम कर चुका है। क्यों? क्योंकि आरबीआई बन चुका था, मैंने बताया आपको 1934 एक्ट के तहत, या 1935 में इसकी स्थापना कर दी थी। उस समय बर्मा भारत से उसी साल अलग हुआ था और उसके कुछ सालों बाद पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन शुरू में साथ में थे। अंग्रेज ही राज कर रहे थे तो अंग्रेजों ने आरबीआई बनाया, निजी स्वामित्व वाला बैंक, जो इनके लिए भी काम कर रहा था थोड़े समय के लिए। यहाँ पर भी इनको रेगुलेट किया, इनके भी बैंकों को। तो इन बैंकों के लिए, म्यांमार और पाकिस्तान वाले बैंक्स के लिए भी एक केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई काम कर चुका है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या काम करता है? जब दुनिया की कोई भी देश की अर्थव्यवस्था संकट में होती है, आईएमएफ उसको लोन पे करता है या उसके लिए आर्थिक सहायताएं प्रदान करता है। रिसेंटली श्रीलंका की थी, भारत को 90 के दशक में ज़रूरत पड़ी थी, भारत में भयंकर आर्थिक संकट आ गया था, उसके बारे में कभी चर्चा सेपरेटली करेंगे हम। पर उस समय पर भारत को संभालने का काम आईएमएफ ने बड़ी हेल्प की थी। भारत की तरफ से आरबीआई भारत का एक प्रतिनिधित्व करने गया था, आज भी जाता है। आईएमएफ में भारत सरकार का या भारत के लोगों का नुमाइंदा जो है वो आरबीआई है। आरबीआई का काम है आईएमएफ में भारत को रिप्रेजेंट करना। इसके अलावा कुछ और सेपरेट पॉइंट्स मैंने जो आपको थोड़ा पहले बताया कि 1 रुपये का नोट जो है और सिक्के, ये सारी चीज़ें भारत सरकार मुद्रित करती है, लेकिन उनका वितरण आरबीआई ही करती है। अब वही चीज़ पे एक और, आप नोट के ऊपर आप एक चीज़ देखते हो कि उसके ऊपर एक हस्ताक्षर होते हैं। मैं धारक को 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वो वचन कौन देता है? आरबीआई गवर्नर देता है। नोटों के ऊपर साइन होते हैं बैंक नोट पे, करेंसी नोट पे। लेकिन
₹1 का नोट मैंने आपको बताया ये भारत सरकार जारी करती है, तो ₹1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के नहीं होते। बाकी नोटों पे आरबीआई गवर्नर पे होते हैं जो आरबीआई वगवर्नर जारी करता है उस पर वही उसके साइन होंगे। यहाँ पर हस्ताक्षर किसके होंगे? वित्त सचिव के होते हैं। एक इंडियन कॉइनेज एक्ट है 2011 का, उसके अंतर्गत आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है। मैक्सिमम लिमिट क्या है आरबीआई की नोट छापने की? 10,000 रुपए एक करेंसी नोट की। अभी अपना मैक्सिमम नोट क्या है वर्तमान में, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 2000 का नोट जो है मार्केट में अवेलेबल है। बहुत जल्दी बंद हो जाएगा ये, सरकार ने नए छापने बंद कर दिए और जो मार्केट में है उसको वापस बैंकों में इकट्ठा कर रही है। लेकिन ये 2000 का नोट वर्तमान में रनिंग करेंसी की बात करें तो वो सबसे बड़ा नोट है। भारत सरकार मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का एक नोट निकाल सकती है, ठीक है। उसके अलावा एक सिस्टम बोला जाता है न्यूनतम भंडारण प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये जो मैंने शुरू में आपको बात बोली कि आरबीआई गवर्नर साइन करके दे रहा है हर नोट पे आपको कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए कि भारत की करेंसी के अंदर लोगों का विश्वास ना रहे कि ये देश डूब गया, आरबीआई गवर्नर ने ये जिम्मेदारी ले रखी है। वो जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं ले रखी आपको 10 रुपए अदा करने की या 100 रुपए अदा करने की। आप जाके आरबीआई को अप्रोच कर सकते हो और आरबीआई बदले में आपको उस 10 रुपए की या 100 रुपए की वैल्यू देगा, इसलिए आरबीआई रिजर्व मेंटेन करता है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है इसलिए क्योंकि ये देश की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी राजनीति, पूरा संविधान, अपना सब कुछ साथ में चल रहा है। वो एकदम से ओवरनाइट ये नहीं हो सकता कि करेंसी के अंदर विश्वास खो दिया किसी ने। लेकिन जब आरबीआई के गवर्नर ने आपको एक नोट के ऊपर वादा किया है तो उस वादे की कुछ वैल्यू ज़रूर है और आरबीआई अपने पास कुछ रिजर्व रखता है। इसीलिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम या न्यूनतम भंडारण प्रणाली कि आरबीआई आपको उतने पैसे का लोन, उतना पैसे की वैल्यू देगी। मान लो ये 1957 से ही चल रहा है ये चीज़। आरबीआई 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण और विदेशी मुद्रा का भंडार हमेशा रखती है। भारत के पैसे के अंदर, भारत की मुद्रा में आपका विश्वास चला गया, ऐसा कुछ हुआ हाइपोथेटिकली या काल्पनिक रूप से ऐसा कुछ अगर हुआ भी, तो आरबीआई 200 करोड़ तक के रिजर्व रखती है विदेशी मुद्रा में और सोने के अंदर। सोने का वैल्यू तो ऐतिहासिक रूप से है, हमने शुरू में बात भी की थी। ऐतिहासिक रूप से सोना मूल्यवान वस्तु के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसके अंदर आरबीआई जो है लगभग 115 करोड़ रुपए का सोना रखती है और उसके अलावा विदेशी करेंसी रखती है कि आपको चलो भारत की करेंसी में विश्वास नहीं है, डॉलर में तो होगा, डॉलर रख लीजिए अगर ऐसी नौबत आती है। तो बाकी ऐसी नौबत नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती अभी पता चलेगा अगली स्लाइड पे आपको। भारतीय बैंकिंग सिस्टम जो है इसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। और जो मैं ये बात कर रहा था कि क्यों नहीं डूब सकता, क्योंकि भारत का जो पैसा है वो है लीगल टेंडर या वैध मुद्रा। ये वैध मुद्रा क्या होती है? वैध मुद्रा वो है कि जो सरकार के आदेश पर चलती है, जैसे अपने करेंसी नोट्स कि सरकार ने, ये मान लो 2000 का नोट आपके सामने एक सैंपल मैंने रखा हुआ है, स्पेसिमेन है। कहीं बोल दोगे कि ओरिजिनल नोट का मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ कुछ, तो ये वो कुछ इशू नहीं है, स्पेसिमेन कॉपी है ये। यहाँ पर आपको ये जो सिंपल दिख रहा है लिखा हुआ, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उर्जित आर पटेल तब के गवर्नर हुआ करते थे आरबीआई के, उन्होंने ये वादा किया है। हर नोट पे गवर्नर का साइन मिलेगा आपको इसी तरह से कि 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये आरबीआई गवर्नर आपसे जिम्मेदारी ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि ये लीगल टेंडर है। लीगल यानी वैध मुद्रा। भारत के अंदर कोई भी आपको इस मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता। हाँ, 2000 वाले के ऊपर अब सरकार ने रेगुलेशन दे दी है, लेकिन 1000 रुपये, अपना जो 500 रुपये का नोट हो या 100 रुपये का नोट हो, तो उन नोटों के लिए सरकार जो है उसने इसको वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर बनाया हुआ है। लीगल टेंडर का मतलब कि कोई भी इन्हें लेने से मना नहीं कर सकता। मुद्रा है भारत के अंदर और भारत की सीमाओं के अंदर ये मुद्रा जरूर चलेगी, ये सरकार विश्वास दिला रही है। तो ये इस तरह से ये कानूनन मुद्रा या वैध मुद्रा क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा कि जो भारत सरकार ने ऑफिशियली जारी की हुई मुद्राएं हैं उनको कोई मना नहीं कर सकता। सीधे सरकारी आदेश की अवहेलना माना जाएगा अगर कोई इस करेंसी नोट को एक्सेप्ट करने से मना करे मार्केट में, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वैध मुद्रा के बाद अगला आपके सामने है एक और शब्द, लिमिटेड लीगल टेंडर, सीमित वैध मुद्रा। लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? अब एक वो यूट्यूब पे कई बार चलता रहता है ये कि ये कई सारे व्लॉगर्स होते हैं, वो जाके पहुंच जाते हैं कि हाँ पूरा थैला भर के लाए सिक्कों के अंदर आईफोन की पेमेंट करेंगे, करोड़ों व्यू कमा जाते हैं और वो सेटिंग हो जाती है।
लेकिन इस चीज़ के लिए उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर वो एक मुद्रा, क्योंकि भारत के अंदर एक रूल है ही, वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कि सीमित वैध मुद्रा क्या है। मैंने आपको जस्ट पीछे वाला बताया, लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा क्या थी कि जो करेंसी नोट आप लेके गए सामने वाला एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। लेकिन भारत में कुछ मुद्राएं हैं सीमित वैध मुद्रा, मतलब कि वो एक सीमा तक सीमित है कि अगर मैं 2000 का नोट दे रहा था तो तब तक तो चलो लेना ही पड़ेगा अगले वाले को, पर अगर मैं ये सोचूं कि मैं अभी भी अठन्नियाँ यूज़ कर लूँ 50 पैसे के सिक्के और उससे मैं कोई मोटी पेमेंट कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। वो एक लिमिट तक वैध है। या 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये या इससे ज़्यादा के सिक्के अधिकतम 1000 रुपये तक की भुगतान के लिए लीगल टेंडर है। सिक्कों से आप 1000 रुपये तक की पेमेंट कर पा रहे हो इधर। उसके अलावा लीगल टेंडर, इसके अलावा 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो अधिकतम 10 रुपये तक की भुगतान के लिए लीगल टेंडर है। 50 पैसे का जो सिक्का जिसको हम अठन्नी बोलते थे, उससे आप अधिकतम 10 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। लिमिटेड मतलब एक सीमा तक लीगल है इनको पेमेंट करना, उसके बाद में सामने वाला दुकानदार मना कर सकता है आपको कि नहीं मैं इसमें पेमेंट नहीं लूँगा। और इसके अलावा कोई भी और अन्य सिक्का हो जो पहले चलता था और वो अधिकतम 1 रुपये की भुगतान के लिए लीगल टेंडर, अधिकतम 1 रुपये लिखा हुआ है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और वो भी उसके अंदर भी दुकानदार आपको मना कर सकता है। ये 10 अब नहीं चली। एक और शब्द है गैर वैधानिक मुद्रा, नॉन लीगल टेंडर। गैर वैधानिक मुद्रा क्या होती है? ये वो मुद्रा होती है जैसे कि फर्ज कीजिए कि आप मेरे पास लेकर आ गए चेक, चेक लेने से मैं मना कर सकता हूँ, तो ये चेक जो है ये गैर वैधानिक मुद्रा होगी, क्योंकि चेक काम करता है भरोसे पे। जब 2 व्यक्तियों के बीच में भरोसा है तब वो चेक में पेमेंट में कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, ये इस तरह की मुद्रा सिर्फ व्यक्तिगत विश्वास पर कार्य करती है, अर्थात इस मुद्रा का स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। वही बात जो मैंने बोली कि यहाँ पर आप बाध्य नहीं कर सकते, ये गैर वैधानिक मुद्रा है। उदाहरण इसके लिए साख मुद्रा, ड्राफ्ट चेक इत्यादि। क्रेडिट नोट बोलते हैं उस चीज़ को। कई बार पर्ची लिख के छोड़ते हैं अपने, नॉर्मल आपका कोई जानकार व्यापारी होगा वो आपको बिल बना के, कच्चा बिल बोलते हैं जिसको, कि पर्ची पे आपको बिल बना के भेज देता है, आप उसके हिसाब से पेमेंट कर देते हो। लेकिन अगर आप उसको जानते नहीं हो, बिल्कुल जानकार नहीं है, और मैं एक कंपनी चला रहा हूँ बड़ी सी, कोई मेरे को ऐसे कागज़ पे बिल लेके आ जाए कि साहब आपकी ये पेमेंट है उस दुकान ने भेजी है, तो मैं नहीं उसको एक्सेप्ट करूँगा ना। ये लीगल टेंडर नहीं है कि मैं बाध्य नहीं हूँ कि इस कागज़ के टुकड़े को एंटरटेन करूँ कि हाँ ये डन हो गई है पेमेंट या इतना ये बिल है। जब ऑथेंटिक रूप से होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत विश्वास पे काम करती है चीज़ें, इसी तरह का चेक का काम, तो ये व्यक्तिगत विश्वास होगा तब वो चीज़ वैधानिक मुद्रा का काम करेगी। बाकी गैर वैधानिक है, मैं मना कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए। ये थी गैर वैधानिक मुद्राएं। हमने आज की पूरी क्लास के अंदर सिर्फ मुद्रा के बारे में जाना और आरबीआई के बारे में जाना। अगली क्लास जो होगी इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को, बैंकों के बारे में, भारत की बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। बैंक काम कैसे करते हैं आज की इस क्लास में हमने जान लिया। अगली क्लास में हम जानेंगे कि बैंक भारत के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के बैंक हैं, कौन कौन से बैंक है, कितने बैंक है, सरकारी है, प्राइवेट है, कोऑपरेटिव है, सहकारी या ग्रामीण बैंक और सुनते हो आप, वो सब क्या है, उन सब के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। पॉजिटिव फीडबैक सिर माथे पे, नेगेटिव भी होगा। अगर आप कोई कमी निकालते हैं उस पर भी काम किया जाएगा, वो भी एकदम सराखों पे रखा जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा अगर कोई कमी लगी। बाकी पूरी टीम मेहनत कर रही है, ये आपकी तरफ से भी एक नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इस पूरी के पूरे सिस्टम को आप लोग लेकर जाएं, आगे बढ़ाएं। आपका साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल क्या है? सृष्टि क्लासेस नोहर। सृष्टि क्लासेस नोहर का टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा कंटेंट, यूजफुल कंटेंट आपके लिए पड़ा है। जाइए, विजिट करिए, देखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में।